हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कर। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल स्टडी कर पर। उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आए दिसंबर मंथ के सेकेंड वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज ये करंट अफेयर के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें हम करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा अपना बजट पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य सरकार ने हमारा अपना बजट पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन ये रहे ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी झारखंड और डी बिहार। तो इसका सही ऑप्शन जो आंसर है वो है ऑप्शन सी झारखंड। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस पोर्टल में क्या होगा कि इस पोर्टल के माध्यम से आम जनता 2022 से 2023 के बजट के लिए अपने सुझाव को साझा कर सकेगी। यानी जो सरकार बजट बनाती है उसमें आम जनता जो है वो सुझाव देगी। क्या देगी? सुझाव देगी। आम जनता सुझाव देगी कि किस क्षेत्र में सरकार को कितना आवंटन करना चाहिए और किस क्षेत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इस पोर्टल के ज़रिए झारखंड की जनता जो रहेगी बजट में अपने सुझाव साझा करेगी। हमारा बजट ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आम जनता ऑनलाइन भी अपने सुझावों को दे सकती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के बारे में पहली फैक्ट ये है कि ये झारखंड में लॉन्च की गई है और इसमें आम जनता सुझाव दे सकती है और इसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अपने सुझावों को दे सकते हैं। तो चलिए दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए चलें कि झारखंड के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन हैं और झारखंड की अगर राजधानी की बात करें तो वो रांची है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस देश ने 15 साल बाद डेविस कप जीता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, करंट में ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद इस कप को किसी ने जीता है। तो अगर आप ऑप्शन देखिए तो इसके ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ए रूस। रूस ने 15 वर्ष बाद डेविस कप को जीता है। तो चलिए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखते हुए चले। रूस का 2006 के बाद पहला डेविस कप है, यानी इससे पहले रूस ने 2006 में ये कप जीता था। डेविस कप का फाइनल जो हुआ था रूस के डेनियल मेदवेदेव एवं एंड्रयू रूबलेव के बीच खेला गया था। यानी किनके बीच में? मेदवेव और वर्सेस रूबलेव के मध्य खेला गया था, जिसमें से ये विनर रहे हैं और ये 15 साल बाद जीते हैं। फ्रेंड्स, एक और फैक्ट्स बता दें कि जो डेनियल मेदवेदेव हैं ये इन्होंने फाइनल वाला जो ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, उसे भी इन्होंने ही जीता है। अगर पुरुष में कहा जाए तो इन्होंने जीता है और अगर महिला वर्ग में पूछा जाए फाइनल फ्रेंच ओपन जो हुआ है उसमें अगर पूछा जाए तो एमा ने जीता है। किसने जीता है? एमा में। क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में फ्रेंच ओपन के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, तो ये एक फैक्ट और याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हमारा अगला फैक्ट ये है कि डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है और यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट्स करते हुए जाइएगा और देख लीजिएगा। एक ये भी फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक और फैक्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। इससे पहले 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक चैलेंज के रूप में ये डेनिस कप आयोजित हुआ था। वर्ष 2016 तक इस प्रतियोगिता में 135 देश यानी विश्व के 135 देश भाग ले रहे थे
और डेविस कप की सबसे सफल देश अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसने ये खिताब जीता है तो वो अमेरिका ने जीता है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके बारे में बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। फ्रेंड, आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते हुए चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? क्योंकि देखिए ये पहला हो गया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप ये याद करिएगा। इकोनॉमिक्स के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन करंट से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं तो इसमें से ये पूछ लिया जाता है। तो स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन में जो आंसर है वो ये है IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट, ये फर्स्ट से आप याद भी रख सकते हैं। तो एक ट्रिक भी हो गई है कि आप फर्स्ट से याद रख सकते हैं। इसने मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं खुद आपको बताती हुई चलूँगी। तो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। हमारा अगला प्रश्न ये है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, जो ये डे हैं इम्पॉर्टेंस डे हैं, ये क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर इनसे आ जाता है। तो आप इम्पॉर्टेंस डे को ज़रूर देखते हुए चलिए। और वैसे जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे मैं आपको बताती हुई चलूँगी, तो जिससे आपको कवर हो जाएगा बार बार रिपीट होने से। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर वो है जिस दिन विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर इस 1 दिसंबर की, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन एड्स दिवस क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। और 7 दिसंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 7 दिसंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। आप देखेंगे कि ये एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो 7 दिसंबर देखिए जो रहता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 5 दिसंबर को मैंने जो इसका उत्तर बताया है वो क्या है? 5 दिसंबर है। वहीं अगर 1 दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये 7 दिसंबर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 7 दिसंबर को भी आप देखते हुए चलिए। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना बल झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है और प्रीवियस ईयर अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये 7 दिसंबर बहुत पूछा जाता है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस अगर पूछ लेता है तो 7 दिसंबर, और झंडा दिवस पूछ लेता है तो 22 जुलाई, क्योंकि भारत ने झंडे को अपनाया था 22 जुलाई को। तो इतने फैक्ट्स आप याद रखिएगा। इसके बारे में 2 फैक्ट्स और देख लीजिए। इस बार जो वर्ल्ड सॉइल डे था उसकी थीम बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो थीम क्या थी? मृदा लवणीकरण को रोको, मृदा उत्पादों को बढ़ाओ, स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव अवर फ्यूचर। तो ये थीम है, आप इसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने जून 2013 में विश्व में मृदा दिवस ठीक है, मृदा दिवस का समर्थन किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, आप थीम याद रखिएगा और डे याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। फ्रेंड्स, आप इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। तो ये हमारा अगला प्रश्न रहा। हमारा अगला प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले ही इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत में सफल परीक्षण करने वाली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है या विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप देख ही सकते हैं कि लोगों में क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की आन बान और शान DRDO द्वारा इसको विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं
कि इसमें एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, मैं क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे खुद के एग्ज़ाम में गलती हो चुकी है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि क्वेश्चन जब आता है और अगर इस तरह से कथन में दे देता है कि ये सरफेस टू एयर थी या एयर टू एयर थी या एयर टू सरफेस थी, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि ये सरफेस टू एयर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप ये याद रखिएगा। और इसे बनाया किसने है, तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ज़रूर देख लेते हैं। 22 दिसंबर नहीं होगा फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, 22 नवंबर होगा। यहाँ पर 22 नवंबर के बाद 7 दिसंबर को हाल ही में दूसरी बार वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ये देखिए सरफेस टू एयर VLSRSAM मिसाइल का DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से लॉन्च किया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कथन में इस तरह के दे देते हैं और 1 2 A B C नन ऑफ द अबव इस तरह के ऑप्शन रहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी 50 किलोमीटर की सीमा तक मारने की सामर्थ्य है, ये बहुत याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर की मारने का सामर्थ्य है, तो 50 किलोमीटर का। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में बस इतने ही फैक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। देखिए दूसरा फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये सब नहीं पूछा जाता है कि यहाँ पर कहाँ पर ATM खोला गया और कहाँ पर क्या, इसी तरह के अब क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारत का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। भारत का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो रक्षा मंत्रालय या रक्षा से जो भी क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसलिए इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है आपके विक्रांत, विराट, अशोक, संध्यांग। यहाँ सभी ऑप्शन देख के लग रहा होगा ये होगा ये होगा, लेकिन इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो है संध्यांग। क्या नाम है, संध्यांग। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ चलूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारतीय सेना के लिए बनाए जा रहे 4 पोत में से संध्यांग, जो कि 5 दिसंबर 2021 को हैदराबाद में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, हैदराबाद से लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने 2 फैक्ट बता दें कि 4 शिपयार्ड 1 2 3 4 सर्वेक्षण पोत बनाने को ऑर्डर दिया था। किसे दिया था, GRSE कोलकाता, ठीक है। GRSE कोलकाता को 2018 में ऑर्डर दिया था, जिसमें से ये पहला संध्यांग बनकर तैयार हुआ है, जिसे कि हैदराबाद से लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर ये पूछ ले कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो GRSE कोलकाता द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अगले अध्यक्ष कौन होंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो नियुक्तियां होती हैं उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो इसके जो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे वो कौन होंगे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संजीव मेहता। संजीव मेहता होंगे फिक्की के अगले अध्यक्ष। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की, जिसका शॉर्ट फॉर्म फिक्की है, फुल फॉर्म ये है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ने बताया कि 6 दिसंबर 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष जो अभी हैं हाल फिलहाल में, संजय मेहता को फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिक्की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि फिक्की जो है व्यापारिक संगठनों का ये संघ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में गांधी जी के कहने पर न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लेता है तो वो भी न्यू दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, इसके आंसर आप जान लीजिए कि संजीव मेहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला
अगला अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है, काजू वैली अर्धभूमि हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, वह भारत के किस राज्य में है? फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ये एक वेटलैंड एरिया है जो काजू वैली, उसे पक्षी अभयारण्य बना दिया गया है, तो ये भारत के किस राज्य में है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और उड़ीसा। तो फ्रेंड आपको बता दें कि इसका जो आंसर है वो तमिलनाडु है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 फैक्ट्स हम बताना चाहते हैं आपको, आप ज़रूर नोट कर लीजिए। यहाँ पर वेटलैंड आ गया है, तो वेटलैंड के बारे में 3-4 फैक्ट आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि वेटलैंड से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछ ले वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फेब को, और इस बार अगर थीम पूछ लेता है तो वाटर एंड वेटलैंड। ठीक है, अगर पूछ ले भारत में पहला वेटलैंड कौन सा था, तो आप बताइएगा चिल्का झील। ठीक है, और अगर पूछिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, आप ये सब नोट करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले तो सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन। और अगर सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत में सबसे छोटा वेटलैंड एरिया है, तो सबसे छोटा वेटलैंड एरिया अगर आपसे पूछ ले तो रेणुका। ठीक है, रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सुंदरबन तो आप समझ ही गए होंगे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते चले कि हम स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं, तो हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपको उसके 3-4 फैक्ट ज़रूर बताते हुए चलेंगे। तो ये वेटलैंड से ज़रूर पूछा जाता है कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन यहाँ रफ करके फिर से मैं बता देती हूँ। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ईरान में जो हुआ था, 1971 में, तभी से 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है। और ये वेटलैंड उस जगह को घोषित किया जाता है जो कि जहाँ पर हर तरह से भौगोलिक इकाई ऐसी होती है कि जहाँ पर प्रत्येक वनस्पति को अच्छी तरह से रहने का माहौल मिल पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में पूछ रहे तो इस समय 47 वेटलैंड है, और सबसे ज़्यादा पूछ रहे तो उत्तर प्रदेश में 9 है। अगर उत्तर प्रदेश में हाल ही में 47वां, और यूपी का पूछ ले तो 9वां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आप याद करते हुए चलिए, बिजनौर के हैदरपुर में ये एक मैनमेड है हैदरपुर, यानी कि यूपी में 9 कन्वेंशन साइट हो गए हैं अर्धभूमि के, और जिसमें से बिजनौर का भी हैदरपुर वाला ये लेटेस्ट है। तो चलिए इतने आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा। इसी के साथ इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किसने विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की है? फ्रेंड्स ये जो इंडेक्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंडेक्स को आप ज़रूर कवर करते हुए जाइए, क्योंकि इंडेक्स से कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पीस इंडेक्स से पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी आपसे जेंडर गैप पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं इनको आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। यूपी PCS ARO के आप अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे अभी लेटेस्ट जो हुए हैं उनमें भी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि किसने जारी किया। वहाँ पर इंडेक्स ना पूछकर कि क्या अंक रहा है, वहाँ पर ये पूछ लिया कि जारी किसने किया, जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। तो आपको मैं बताती चलूँ कि जो विश्व असमानता रिपोर्ट है इसको जो जारी करता है वो कौन करता है? वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने इसको जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब। वहीं अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जर्मन वॉच द्वारा कौन सा इंडेक्स या कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसके द्वारा द क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, जर्मन वॉच किसे करता है? द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो मैंने आपको बताया है ऐसे ही नहीं बता दिए, बल्कि यही सेम क्वेश्चन
यूपी आर ओ में पूछा गया था कि द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जिसका आंसर होगा जर्मन वॉच। आप जाकर प्रीवियस ईयर देखकर चेक कर सकते हैं मेरी बात को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, दुनिया का सबसे पहली पेपरलेस सरकार कौन बन गई है, यानी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है कि जो बिल्कुल ही पेपरलेस हो गई है, तो वो कौन सी है यहाँ पर पूछा गया है। ये पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब वह सरकार है जो पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है। फ्रेंड्स आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पेपरलेस भारत में अगर पूछ ले कि पेपरलेस बजट कौन पेश किया है भारत में सबसे पहले, तो आपका इस आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी आ सकता है, करंट में ही हुआ है, एक साल अभी कुछ मंथ पहले ही ये बात हुई है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की अनुमति दे दी है? देश पूछा है और अगर इसका नाम पूछ ले तो टीथर है। फ्रेंड इसके जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जापान, चीन, म्यांमार या मालदीव। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार। म्यांमार वह देश है जिसने टीथर नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को अनुमति दे दी है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हाल ही फिलहाल करंट का है, रिवीजन भी करते हुए आप लोग चलिए, शायद आपको पता भी हो कि फर्स्ट कंट्री जो है जिसने इसको लीगल करा है, लीगल कर दिया है, तो अगर आपसे पूछ लेता है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने वाला पहला देश कौन है दुनिया का, तो आपका हो जाएगा एल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा, एल सल्वाडोर ने सबसे पहले बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित की है। तो इसके बारे में आप इतना ही याद रखिए कि सबसे बड़ी अगर पूछ लेता है तो आप ऑप्शन सी म्यांमार आंसर लगाइएगा, और अगर पहली कंट्री जो इसने लीगल किया है तो एल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट भी देखते हुए चलिए कि टीदर एक क्रिप्टो करेंसी है जिससे एथोरियम ब्लॉकचेन पर होस्ट किया जाता है। इसके टोकन टीदर लिमिटेड द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी ये अगर पूछे किसके द्वारा जारी किए जाते हैं तो टीदर लिमिटेड द्वारा जारी किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा कि देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू गई है? फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन कोई आपको कराएगा नहीं, क्योंकि सोचेगा ये बहुत टफ है, बच्चे याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत रिसर्च किया है कि एग्ज़ाम में किस तरह के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वैसे ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान कम जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए और इनको बिल्कुल ओवरलुक मत कीजिए और इनको ध्यान से दीजिए और नोट करते हुए चलिए। देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये पहली हो गई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो चीज़ फर्स्ट हो जाती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही वह राज्य है जहाँ पर पहली माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने, किसने, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे तो एनटीपीसी ने की है। कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश में की है। भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया ये तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी है, हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना में से एक है। तो आपकी 3-4 फैक्ट हो गए। अगर ये पूछ ले कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद अगर पूछ ले किसने किया तो एनटीपीसी ने, और ये दुनिया की सबसे पहली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये देखिए एक कार्यक्रम है जिसके बारे में पूछा गया है कि इसे किसने शुरुआत की है। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी,
सर्बानंद सोनोवाल, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि दिल्ली की योगशाला जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किसने की है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। वहीं अगर पूछ ले कि दिल्ली में एक और इम्पॉर्टेंट योजना चल रही है तो वो भी आप याद रखिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट योजना हो जाती है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। वो क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि आपको साथ साथ बताती हुई चलूँ। तो फ्रेंड्स आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर तो हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। और वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, क्या मुख्यमंत्री, आप नोट कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री योजनाओं से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट योजनाओं को लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा योजना है, ये भी दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल द्वारा लॉन्च की गई थी। और बता दें कि इसमें क्या है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, कौन, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको मुफ्त में फ्री तीर्थ यात्रा कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप ये भी याद रखिएगा। 2 योजना मैंने आपको बता दी। दिल्ली की योगशाला अगर पूछे तो अरविंद केजरीवाल, और अगर दिल्ली की ये एक है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, तो ये किसके लिए है, तो वरिष्ठ नागरिकों की फ्री तीर्थ याद रख ली। वहीं फ्रेंड्स अगर पूछ रहे कि दिल्ली की योगशाला ये क्यों है, क्या है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 दिसंबर 2021 को दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। कब शुरुआत की है, 13 दिसंबर को। राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को मुफ्त, देखिए वहाँ मुफ्त क्या था, वहाँ पर मुफ्त यात्रा थी, और यहाँ पर मुफ्त योग की कक्षाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सचिवालय में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और जनवरी 2022 से योग की कक्षाएं भी मुफ्त शुरू हो जाएंगी। तो यानी फ्री जो है वो पूरी तरह से हर चीज़ दिल्ली में हो जा रही, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो यात्रा हो, चाहे अब योग की कक्षाएं हों, दिल्ली सरकार में सभी चीज़ें फ्री होती चली जा रही हैं। तो ये सब कार्यक्रम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, उन्नति नामक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने हाल ही में लॉन्च किया है। एक और देखिए कार्यक्रम है जिसे लॉन्च किया गया है, तो इसे किसने लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या गोवा पुलिस। तो फ्रेंड्स एक और आपको ऑप्शन दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। 3 योजनाओं के बारे में मैंने दिल्ली की ही आपको बता दिया। तो एक हो गया है वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराना, दूसरा हो गया योग के लिए क्लासेस, और तीसरा ये उन्नति नामक, ये किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना, अगर आयुक्त पूछ लेता है तो ये दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ के आयुक्त के बारे में पूछ ले तो राकेश अस्थाना ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीक्षण सभागार नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति, क्या नाम है इसका, उन्नति लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसको याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है या, और आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। और इसके बाद आपसे मैं बताना चाहूँगी कि आज मैंने जितना भी बताया है आप उसको याद कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई भी गलती आपको अगर दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नीड योर सपोर्ट फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं आपको इसी तरह क्वालिटेटिव वीडियो दूंगा, क्वांटिटेटिव भले ही नहीं हो लेकिन वीडियो बहुत ही क्वालिटेटिव होगी, और आपको जितने भी मैटर प्रोवाइड किए जाएंगे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, नवंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि आईसीसी है हर मंथ किसी न किसी को प्लेयर ऑफ द मंथ ज़रूर घोषित करता है। तो इस बार पूछा है कि नवंबर में जो माह गुजर गया है, जो मंथ बीत गया है, किसको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर डेविड वार्नर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं कहूँगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन करंट में इसलिए मैं बता दिया क्योंकि ये हर मंथ चेंज होते रहते हैं।
ये प्रत्येक माह में ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इससे आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो इस मंथ अगर नवंबर में पूछा जाए तो डेविड वार्नर इसके आंसर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते रहिए, इसको नोट करते रहिए, और आप उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वालिटेटिव वीडियो लाती रहूँगी। क्वेश्चन भले ही कम रहेंगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इधर उधर के नहीं रहेंगे कि जो आप एक्स्ट्रा नॉलेज आप में भर जाए, बल्कि मैं वही क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टॉपिक वाइज पॉलिटिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या अन्य एग्ज़ाम के किसी भी टॉपिक के लिए चाहिए होगी वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के टॉपिक वाइज लाइव क्लास लेकर आपको मैं बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस में बताती चलूँगी, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हुई चलूँगी, और PDF नोट प्रोवाइड करती चलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।